जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ज्ञान चक्षु पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के अंतर्गत एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। इस सूत्र का निगमन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक, यह सूत्र होता क्या है? तो यह सूत्र क्या है? N2 अपान बी माइनस N1 अपान यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान आर। यही फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है? तो किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का फार्मूला है। ये उत्तल के लिए भी यही आता है, अवतल के लिए भी यही आता है, बस दोनों में निगमन करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है क्योंकि फिगर दोनों में थोड़ा सा अलग बनता है। ठीक है, यहाँ हम किसके लिए देखने वाले हैं? तो किसी उत्तल पृष्ठ के लिए देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग यहाँ फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं और इसका निगमन करते हैं कि इस फार्मूले को कैसे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम कौन सा पृष्ठ लेंगे? कोई उत्तल पृष्ठ लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं उत्तल पृष्ठ हम बना देते हैं ऐसे। ये हमने क्या लिया? कोई उत्तल पृष्ठ लिए, मान लेते हैं यही पृष्ठ है। ये पृष्ठ है किसका? कांच का है। तो कांच का होगा तो इसके अंदर का माध्यम कैसा होगा? सघन होगा। इसके अंदर का माध्यम हो गया सघन और इसके बाहर का माध्यम कैसा हो जाएगा? विरल हो जाएगा। तो जो बाहर का माध्यम है, ये जो विरल माध्यम है, इसका अपवर्तनांक हम मान लेते हैं N1 है। ऐसे जो सघन माध्यम है इसका अपवर्तनांक हम मान लेते हैं N2 है। ये बात समझ में आया कि नहीं? बस यहाँ कुछ नहीं है, हमने कोई कांच का गोली उत्तल पृष्ठ लिया। कैसा पृष्ठ है? ये उत्तल पृष्ठ है। और है कैसा? गोली है, उत्तल पृष्ठ है। ये कांच का बना है। अगर कांच का बना है तो ये माध्यम कैसा होगा? सघन होगा। तो इसके हमने अपवर्तनांक को क्या मान लिया? N2। ऐसे इसके बाहर का जो माध्यम दिख रहा है ये कैसा है? विरल है। और विरल माध्यम के अपवर्तनांक को हमने क्या मान लिया? N1 मान लिया। यहाँ से एक रेखा खींचते हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष पर यहाँ जो बिंदु होता है इसको क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई वस्तु लिया है, कोई वस्तु लिए हैं। इस वस्तु से ऐसी किरण जा रही है, इस बिंदु पर, यहाँ पृष्ठ पे इस बिंदु पर टकराई है। इसी को कहते हैं आपतन बिंदु। अगर किसी गोलीय पृष्ठ के आपतन बिंदु पर हमको क्या खींचना है? अभिलंब खींचना है। तो ये जो गोलीय पृष्ठ है, जिस गोले से काटा गया उसका जो केंद्र होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। तो इस बिंदु को हम इस वक्रता केंद्र से क्या करेंगे? मिला देंगे। मिलाकर आगे बढ़ाएंगे तो यही इसके लिए क्या कहलाएगा? तो यही इसके लिए अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको हम ऐसे मिला देते हैं। हमने यहाँ पर क्या बना दिया? अभिलंब बना दिए। ये किस बिंदु पर अभिलंब है? इस बिंदु पर अभिलंब है। ये मान लेते हैं यहाँ पर क्या है? N है। ऐसे यहाँ मान लेते हैं ये क्या बिंदु है? तो ये Q है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमने इस बिंदु पर क्या क्या खींचा है? एक अभिलंब खींचा। अभिलंब कैसे खींचा जाता है? तो किसी गोलीय पृष्ठ पर अभिलंब खींचने के लिए उसके वक्रता केंद्र और उसके पृष्ठ पर स्थित जो आपतन बिंदु होता है उसको मिला देते हैं। मिलाकर आगे बढ़ा देते हैं तो यही अभिलंब हो जाता है। ठीक है, अगर अब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहां पर जा रही है? सघन माध्यम में। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले किरण निकली है, ऐसे गई है। अब विरल माध्यम से कहां पर जा रही है? सघन माध्यम में। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे यहाँ अगर देखें, ये अगर माध्यम नहीं होता, ये सघन माध्यम नहीं होता, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधा जाती, परंतु यह सीधा ना जाकर अभिलंब की ओर झुक जाती है, जैसे कि यहाँ हम बना दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे मुख्य अक्ष को यहाँ पर काट रही है। ठीक है, यानी इस वस्तु का यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो प्रतिबिंब बनेगा। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? कोई प्रकाश की किरण ऐसे गई है, वस्तु से निकली है, इस तरीके से गई है। अगर ये दूसरा माध्यम नहीं होता तो ये सीधा निकल जाती, पर यहाँ दूसरा माध्यम है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जैसा कि यहाँ झुक गई है। ठीक है, ये अभिलंब की ओर आई है कि नहीं? यही अभिलंब है। अभिलंब की ओर आ गई, नहीं सीधी जानी चाहिए थी लेकिन ऐसे झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक, और दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे निकली है, ये आगे बढ़ी है, तो आगे जाने के पश्चात ये सीधा निकल जाती है। जो ध्रुव से जाएगी वो सीधा निकल जाएगी। और ये दोनों आपतित किरणें आपस में, ये दोनों अपवर्तित किरणें आपस में कहां पर मिल रही हैं? आई पॉइंट पर मिल रही हैं। यानी कह देंगे इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया है। इतना समझ में आया? बस एक काम करते हैं, यहाँ जो क्यों दिख रहा है, क्यों से इस मुख्य अक्ष पर क्या डाल देते हैं? तो एक लंब डाल देते हैं। यहाँ पर हमने क्या डाल दिया? एक लंब। मान लेते हैं ये लंब जिस बिंदु पर काट रही है वो बिंदु कौन सा है? M है। ठीक है, अगर छोटे द्वारक की बात की जाए तो छोटे द्वारक के लिए ये P और M ये दोनों एक ही बिंदु प्राप्त होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, अगर ये छोटे द्वारक के लिए बात की जाएगी तो P तथा M ये दोनों बिंदु एक ही पर हो जाएंगे। यानी समस्त दूरियां जो हमको यहाँ से M से मापनी होंगी, हम कहाँ से मापेंगे? P से मापेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए, आगे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक,
और क्या मानते हैं, मान लेते हैं ये जो वस्तु है, वस्तु से चलने वाली जो किरण है, आपतित किरण है, ये मान लेते हैं मुख्य अक्ष से कितना कोण बना रही है, तो अल्फा बना रही है। ठीक है, ऐसे ही जो अपवर्तित किरण है, ये मुख्य अक्ष से कितना कोण बना रही है, तो मान लेते हैं ये बीटा कोण बना रही है, ये बीटा हो जाएगा। ठीक, ऐसे जो ये अभिलंब दिख रहा है, अभिलंब मान लेते हैं मुख्य अक्ष से कितना कोण बना रही है, तो ये गामा बना रही है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, एक चीज और देखिए, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है, ये क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बनता है, इसको आपतन कोण कहते हैं, और लिखा किससे जाता है, तो आई से लिखा जाता है। ठीक, ऐसे ये जो किरण है, इस किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं, और ये जो रेखा दिख रही है, इस रेखा को क्या कहते हैं, यानी ये जो किरण दिख रही है, इसको अभिलंब कहा जाता है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को क्या कहते हैं, तो अपवर्तन कोण कहते हैं, और इसको लिखा जाता है आर से। ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। और हमने यहाँ ये जो किरण जा रही है, इस किरण को मुख्य अक्ष से माने कितना कोण बना रही है, अल्फा। ये जो अपवर्तित किरण है, ये मान लेते हैं मुख्य अक्ष से कितना कोण बना रही है, तो बीटा बना रही है। ये जो अभिलंब है, ये मुख्य अक्ष से कितना बना रही है, तो गामा बना रही है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इसी का इस्तेमाल अब हम लोग करेंगे। आइए हम लोग नियमन करते हैं। अगर चित्र समझ में आ गया है तो बाकी चीजें समझना एकदम आसान है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम क्या कहता है, तो स्नेल का नियम कहता है किसी भी पृष्ठ का जो अपवर्तनांक होगा, यानी n बराबर क्या होता है, तो साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर। ठीक, अभी एक चीज आप लोग अगर देखें, तो ये जो n है, n का मतलब क्या होता है, n2 अपान n1 होता है। ठीक है, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1n2। इसको पढ़ेंगे कैसे, कहेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यही कहा जाता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यानी ये तीनों चीजें एक ही चीज है, ये भी अपवर्तनांक है, ये भी अपवर्तनांक है, ये भी अपवर्तनांक है। ये प्रदर्शित करने के तरीके हैं अलग अलग। ठीक, जहां n दिखेगा उसका मतलब n2 बटे n1 है, या 1n2 है। दोनों का, इन सब का मतलब एक ही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम इन सब का यहाँ प्रयोग करते हैं। तो जहां n लिखा गया है, वहां हम क्या लिख सकते हैं, n2, और क्या लिख सकते हैं, अपान n1। अच्छा, ये जो लिखा गया है ना, इसको सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जब ये चीजें अलग अलग लिखी जाती हैं तो इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, इसको कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब एक दूसरे की तुलना कर दी जाता है तब उसको सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और सापेक्ष अपवर्तनांक को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी केवल n से भी लिख सकते हैं। तो इसका तिरछा गुणा कर देंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे। तो इसका गुणा जब यहाँ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे n1, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन आई बटे, फिर क्या हो जाएगा n2 n2, इसका गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, साइन आर। n1 का गुणा यहाँ किए और r साइन आर का गुणा यहाँ कर दिए। तो n1 का गुणा जब यहाँ करेंगे तो n1 और साइन आई हो जाएगा, बराबर है, इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो n2 है, और ये जाके वहां साइन आर हो जाएगा। अगर हम आई और आर को छोटा कोण मानते हैं, इसका मान बहुत ही कम लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे यदि आई तथा आर क्या है, बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। जब छोटे हैं तो इस कंडीशन में हम साइन आई बराबर आई लिख सकते हैं तथा साइन आर बराबर आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज हम उठा के यहाँ पर रख दे रहे हैं। जहां साइन आई दिख रहा है वहां आई लिख देंगे, जहां साइन आर दिख रहा है वहां आर लिख देंगे। तो ये हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, लिखेंगे n1 और क्या हो जाएगा, आई बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा n2 और यहाँ क्या लिख देंगे, r। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। आई और r का अगर मान पता चल जाए तो यहाँ रख के इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आइए हम इस चित्र के माध्यम से आई तथा r का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, एक त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ध्यान से वहां देखिएगा, यहाँ हम अलग से बना भी देते हैं ना समझाने के लिए आपको। ध्यान से देखिएगा, ये अगर इसका नाम देते ये क्यू है, ये यहाँ पर n है, ये यहाँ पर o है और यहाँ पर c है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया, गामा हो गया, और ये क्या है, यहाँ पर अल्फा है, और ऐसे यहाँ पर ये क्या है, तो आई है। अब एक चीज गौर कीजिएगा, ये जो कोण बन रहा है, ये कोण किसी त्रिभुज का क्या है, बहिष कोण है। यानी ये जो आई दिख रहा है किसी त्रिभुज का बहिष कोण है, यानी एक भुजा को बढ़ा देते हैं तो बाहर जो कोण बनता है इसको बहिष कोण कहते हैं। और ये जो अल्फा और गामा दिख रहा है ये किसी त्रिभुज का अंतः कोण है। तो यहाँ नियम लगता है बहिष कोण अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है।
यानी अगर हम लिखना चाहें तो आई बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस क्या लिख सकते हैं, गामा। तो कौन सा त्रिभुज यहाँ पर लिए हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे ओ क्यू सी त्रिभुज में, ठीक है। इस त्रिभुज में क्या लिखेंगे, तो वहां से अगर चित्र से देखा जाए तो आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस गामा, लिखेंगे अल्फा प्लस क्या लिखेंगे, गामा, ठीक। ये आई का मान यहाँ से आ गया। अब हमको क्या निकालना है, आर का मान निकालना है। हाँ, ये आर का भी मान निकाल लेते हैं ऐसे ही। ये त्रिभुज कौन सा है, क्यू सी आई। अगर यहाँ लिखे त्रिभुज क्यू सी आई में, अच्छा क्यू सी आई में देखिए ये जो गामा है ये बहिष्कोण है, और ये आर तथा बीटा क्या हो गया, अंतःकोण हो गया। तो अभी जो नियम लगा के आए हैं, बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। वही उसी का फायदा यहाँ उठाएंगे, यहाँ भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गामा इज इक्वल टू आर प्लस क्या हो जाएगा, बीटा, आर प्लस बीटा। यहां से अगर आर का मान निकाला जाए तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे गामा, इस बीटा को इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस बीटा। ये आर का मान हो गया, और ये किसका मान हो गया, आई का मान हो गया। आर तथा आई का मान उठा के हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आई तथा आर का मान कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, यानी हमने आई और आर का मान यहाँ चित्र से निकाले हैं, इस चित्र से निकाले हैं, और निकाल कर इसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। आइए रखते हैं। तो n1 की जगह तो n1 ही रहेगा, आई की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, गामा, बराबर, फिर यहाँ n2 है तो n2 लिखेंगे ही, तथा r की जगह क्या लिखेंगे, r का मान यहाँ पर निकाले हैं ना, r का मान है कितना, तो r का मान है गामा माइनस क्या है, बीटा है, ठीक। अब इसी को हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं। ये हमको प्राप्त हो गया, तो n1 का अंदर गुणा कर देते हैं तथा n2 का अंदर गुणा कर देते हैं। आइए गुणा करते हैं। जब यहाँ गुणा करेंगे n1 का, तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से n1 और क्या होगा, अल्फा प्लस, फिर n1 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, n1 और क्या हो जाएगा, गामा, बराबर। ऐसे यहाँ n2 का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, n2 और क्या लिखेंगे, गामा, फिर माइनस, फिर क्या लिखेंगे, n2 का फिर यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा। ये बात समझ में आया कि नहीं, अगर ये समझ में आ गया है तो आगे भी समझ में आएगा ही, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, आई तथा आर का मान निकाल के समीकरण 1 में रख दिए, रखने के पश्चात n1 का अंदर गुणा कर दिया, n2 का अंदर गुणा कर दिया, तो ये चीज हमको प्राप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अल्फा बीटा तथा गामा यदि बहुत ही छोटे हैं, यदि बहुत ही छोटे हैं तो, बहुत ही छोटे हैं तो अल्फा की जगह हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा, अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा, तथा बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, tan बीटा, बीटा की जगह लिख देंगे tan बीटा, और गामा की जगह लिखेंगे tan गामा। ये बात समझ में आया कि नहीं, इसको हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ नहीं आई तथा आर बहुत छोटा था तो साइन आई की जगह हम केवल आई लिख दिए, साइन आर की जगह केवल आर लिख दिए। ऐसे ही हम tan अल्फा की जगह अगर छोटे कोण की बात होगी तो tan अल्फा की जगह अल्फा लिख सकते हैं, tan बीटा की जगह बीटा लिख सकते हैं, और tan गामा की जगह गामा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, अल्फा की जगह tan अल्फा, बीटा की जगह tan बीटा, और गामा की जगह tan बीटा। यही मान उठा के यहाँ पर हम रख देते हैं इस वाले समीकरण में, तो क्या हो जाएगा, n1 और क्या है, tan अल्फा, अल्फा है तो tan अल्फा लिख देंगे, प्लस यहाँ क्या है n1 और क्या दिख रहा है, गामा, तो क्या लिखेंगे tan गामा, बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे n2 और क्या हो जाएगा, गामा की जगह क्या लिखेंगे tan गामा माइनस n2 और क्या लिखेंगे tan बीटा लिख देंगे, ठीक है। अब एक चीज गौर कीजिएगा, हमको tan अल्फा, tan गामा, tan बीटा का मान अगर मिल जाए तो यहाँ हम रख दें, और रख देंगे तो हो सकता है हमारा फार्मूला निकल कर आ जाए। tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा का मान हम लोग यहाँ से चित्र के माध्यम से निकाल लेते हैं। आइए निकालते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज हम लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, या यहीं पर लिख देते हैं त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लेते हैं, tan अल्फा कहाँ मिलेगा, इस वाले में मिलेगा। अच्छा, आपको अभी पहले ही बताए थे, छोटे द्वारक के लिए P तथा M मान लिया जाता है, एक ही बिंदु पर है। तो यहाँ पर त्रिभुज क्या लिखेंगे, OPQ, क्या लिखेंगे, OPQ लिखेंगे, ये वाला त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, P को M पर माना जाता है, तो ये समकोण बना रहा है। तो यहां से अगर निकाले हम लोग क्या लिखेंगे, tan अल्फा। इस त्रिभुज से हम क्या निकालेंगे, tan अल्फा बराबर, tan अल्फा बराबर क्या होगा,
लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार। लंब यहाँ कितना है, क्यूपी है, या पी क्यू लिख दें या क्यूपी लिख दें, क्यूपी है। आधार कितना है, ओपी है। ठीक है, जैसे हमने अल्फा tan अल्फा का मान निकाला है, वैसे हम tan बीटा का भी मान निकाल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं, ये त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज कौन सा है, अच्छा बीटा वाला कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे। ये त्रिभुज है कौन सा, त्रिभुज लिखेंगे, कौन सा हो जाएगा, पी आई क्यू में, पी आई क्यू में। अगर पी आई क्यू त्रिभुज में देखा जाए, इस वाले त्रिभुज में देखा जाए, तो यहाँ लिखेंगे tan बीटा। tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा बराबर लंब बटे क्या लिखेंगे, आधार। ये लंब कितना है, तो लंब है क्यूपी, लंब है क्यूपी। आधार कितना है, तो आधार है पी आई, आधार कितना हो जाएगा, पी आई। ऐसे यहाँ एक त्रिभुज और देखेंगे, त्रिभुज कौन सा है, ये वाला त्रिभुज जो दिख रहा है, इसी में गामा है ना, तो tan गामा का मान निकालना है, तो यही से तो निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज लिखेंगे पी क्यू सी में, पी क्यू सी में, ये वाला त्रिभुज है। इसमें अगर लिखना हुआ इस त्रिभुज में, तो देखेंगे tan गामा, क्या लिखेंगे, tan गामा बराबर, tan गामा बराबर लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार। यहाँ लंब कितना है, लंब यहाँ पर क्यूपी है, आधार कितना हो जाएगा, पीसी हो जाएगा। ठीक है, ये हमको tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा का मान मिल गया है। तो ये मान उठा के हम कहाँ रख देते हैं, ऊपर वाले समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ रखेंगे n1, और tan अल्फा है, tan अल्फा का मान कितना है, तो क्यूपी अपान क्या है, ओपी है। ठीक, प्लस फिर क्या लिखेंगे, n1। यहाँ क्या लिखा गया है, tan गामा, tan गामा का मान कितना है, अभी निकाले हैं, यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, क्यूपी बटे क्या है, पीसी है, फिर बराबर। ठीक है, फिर यहाँ लिखा गया है n2, फिर यहाँ पर क्या है, tan गामा, tan गामा का मान यहाँ लिखा गया है, कितना है, क्यूपी अपान पीसी है। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस लिख देंगे, और क्या लिखेंगे, n2, n2। यहाँ क्या लिखा गया है, tan बीटा, और tan बीटा का मान यहाँ पर है, क्या लिखा गया है, क्यूपी अपान क्या है, पी आई। तो क्यूपी कॉमन करके हम क्या करते हैं, इसको हम काट देते हैं। जब ये काट देंगे तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा n1 अपान ओपी, प्लस यहाँ क्या बचेगा, n1 अपान पीसी बराबर, यहाँ क्या बचेगा, तो n2 अपान क्या बचेगा, पीसी, माइनस यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो n2 अपान क्या हो जाएगा, पी आई। ये चीज समझ में आया कि नहीं, इतना बच गया, जो बच गया उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। ओपी, पीसी, पीसी, फिर यहाँ पी आई है, इन सब का मान हम कहाँ से रखेंगे, चित्र के अनुसार रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे n1 अपान, यहाँ क्या है, ओपी। ये ओपी है क्या, पृष्ठ से, ये पृष्ठ से वस्तु की दूरी है, तो पृष्ठ से वस्तु की दूरी यू से लिखा जाता है, और ये इस साइड है, इस माइनस में लिखा जाएगा। फिर लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ है n1, तो यहाँ लिखेंगे n1 अपान, फिर क्या लिखा गया है, पीसी। पीसी क्या है, पीसी यही तो वक्रता त्रिज्या है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और ये इस साइड है, दाहिने साइड है, इसलिए प्लस में होगा, तो r लिख देंगे बराबर, यहाँ n2 अपान, फिर यहाँ से पीसी ही है, देखिए यहाँ पीसी है, तो पीसी के लिए फिर से क्या लिखेंगे, r लिखेंगे, फिर लिखेंगे माइनस, यहाँ n2 है, n2 अपान, फिर यहाँ क्या है, पी आई क्या है, यानी इस दर्पण के, या दर्पण है या जो पृष्ठ है, इसके ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब की दूरी है। इसको किससे लिखा जाता है, तो v से लिखा जाता है, और यहाँ पर प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि ये दाहिने साइड में है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अगर हम इसको एडजस्ट करें, n2 अपान क्या लिखेंगे, v माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, n1 अपान u बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पहले से n2 अपान r है, ये प्लस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो n1 अपान r हो जाएगा। अगर इसको सही से हम लिखें तो क्या लिखेंगे, n2 अपान v माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे n2 माइनस n1 अपान, दोनों जगह r है तो बटे क्या लिख देंगे, r। ठीक है, n2 अपान v माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r। इसी फार्मूले की बात हो रही थी, यानी यहाँ जो गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है यही है। अच्छा, इस फार्मूले को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं इसको कैसे और लिखा जा सकता है। फार्मूला क्या हो गया, तो n2 अपान v, यहाँ लिखेंगे n1 अपान u इज इक्वल टू क्या है, n2 और क्या है, माइनस n1 अपान कितना है, r है, n1 से ऊपर भाग कर देते हैं, n1 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा n2 अपान n1 और बटे अभी भी है ही, फिर माइनस, यहाँ n1 से भाग करेंगे तो n1 अपान n1 अपान क्या हो जाएगा, u बटे u हो जाएगा। यहाँ भाग करेंगे, अगर यहाँ भाग करेंगे तो n2
बटे क्या लिखेंगे n1 माइनस यहाँ क्या लिखेंगे n1 अपान n1 बटे क्या लिखेंगे r। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ क्या बचा n2 अपान n1। अच्छा n2 अपान n1 को अभी हमने बताया था हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो n लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह हम n लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे n अपान v माइनस यहाँ तो ऊपर एक बचा 1 अपान u हो गया इज इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे n, तो लिखेंगे n माइनस 1 यहाँ 1 हो जाएगा बटे कितना आ गया r। तो यही है अपवर्तन का सूत्र। इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बस इसी को हम इस रूप में लिख दिए हैं। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से हमने इस वीडियो में क्या देखा, तो किसी उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र का निगमन किया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक्स को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।